नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, जिसे लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। डिस्कस करते हैं बच्चों, क्या होता है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के प्रतिपादक कौन है और उनको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के प्रतिपादक एच गोसेन है, जिन्होंने 1854 के अंदर इस नियम का प्रतिपादन करा। लेकिन इस नियम को आगे जाकर बाद में जो विकसित करने का श्रेय है वो जाता है एल्फ्रेड मार्शल को। यानी कि बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के प्रतिपादक प्रोफेसर गोसेन ने, जिन्होंने 1854 में इस नियम का प्रतिपादन करा और बाद में आगे जाकर इसको डेवलप करने का काम प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने किया। अब देखिए बच्चों, ये नियम क्या बोलता है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है, तो हर अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है और एक ऐसी इकाई आती है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता घट करके शून्य हो जाती है। जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उसे उपभोक्ता के लिए पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। लेकिन अगर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता वहाँ पर ऋणात्मक हो जाती है। लेकिन भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो पहली चपाती की इम्पोर्टेंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें पहली चपाती से मिलती है। मान लीजिए हमने फर्स्ट चपाती का कंजप्शन करा जिससे हमें 10 के बराबर यूटिलिटी मिली, ठीक है। लेकिन अब जैसे अपन एक और एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करेंगे तो सेकंड चपाती की इम्पोर्टेंस हमारे लिए उतनी नहीं होगी जितनी फर्स्ट की थी। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि एक चपाती का कंजप्शन करने से कुछ सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल चुका है, इसलिए दूसरे की उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाएगी। और आपने नॉर्मल बिहेवियर में हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो दूसरी चपाती की उपयोगिता और कम होकर हमारे पास रह गई है 8। फिर जैसे ही एक और एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करेंगे यानी कि एक और चपाती लेंगे तो तीसरी चपाती की उपयोगिता या इम्पोर्टेंस दूसरी के कंपेयर में और क्या होगी, कम, क्योंकि दो का कंजप्शन करने से हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, इसलिए तीसरे की इम्पोर्टेंस हमारे लिए उतनी नहीं होगी। तो तीसरी चपाती की उपयोगिता और कम होकर हमारे लिए रह गई 6। फिर एक और का कंजप्शन करेंगे तो उपयोगिता उसकी और कम होकर 4 रह जाएगी। फिर एक और चपाती का कंजप्शन करोगे तो उपयोगिता और कम होकर कितनी रह गई, 2। लेकिन एक ऐसी इकाई या चपाती आएगी जिसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, हमारे लिए 0। यानी कि बच्चों, हम यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुँच चुके हैं। ये कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा, यानी हमारा पेट अब पूरी तरीके से भर चुका है, हमें अब एक्स्ट्रा खाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी सीमांत उपयोगिता 0 होने का अभिप्राय ये होगा कि उपभोक्ता अपनी पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच चुका है। तो जहां पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है वह उपभोक्ता के लिए पूर्ण संतुष्टि की इकाई या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होने के बाद भी, या इस तरीके से बोल दीजिए, सीमांत उपयोगिता 0 होने के बाद भी उपभोक्ता अगर वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करेगा तो वहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। यानी परफेक्ट सेटिस्फैक्शन पॉइंट के बाद भी हम लोग अगर कमोडिटी का कंजप्शन करेंगे तो समझाने के लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ, हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, है ना। कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी हमने कमोडिटी का क्या करा है, कंजप्शन करा है, इसलिए उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी चीज़ को एक डायग्राम के बिहार पर समझते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस लिया गया है जहाँ पर कमोडिटी की क्वांटिटी यूनिट्स को लिया गया है, और ये वाई एक्सिस है जहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं तो मैंने 7 यूनिट्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ली है, और मार्जिनल यूटिलिटी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। सबसे मिनिमम -2 है और मैक्सिमम 10 है, इसलिए मेरे को माइनस का वाई एक्सिस भी बनाना होगा
और मिनिमम -2 मैक्सिमम 10, तो मैंने 2 का डिफरेंस लेते हुए मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस पर ले लिया है। -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब देखिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहली यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए 10 है, ये फर्स्ट यूनिट हमारे लिए यहाँ पर फिर रही, और मार्जिनल यूटिलिटी 10, तो 10 के सामने और फर्स्ट के ऊपर यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा। सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 8 है, ये सेकंड यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी 8 के सामने और सेकंड के ऊपर पॉइंट हमारे पास यहाँ होगा। थर्ड पर 6 है, तो 6 के सामने थर्ड के ऊपर, फोर्थ पर 4 है, ये 4 यूनिट, ये 4 मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर पॉइंट होगा। फिफ्थ पर 2 है, फिफ्थ के ऊपर 2 के सामने यहाँ पॉइंट होगा। 6 पर 0 है, देखिए बच्चों 6 पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ये 6 यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन ये है, यहाँ पर 0, यानी इसके सामने और इसके ऊपर पॉइंट यहीं पर होगा। और 7 पर -2 है, ये 7 यूनिट और ये -2, यानी -2 के सामने 7 के ऊपर यहाँ पॉइंट होगा। तो बच्चों ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन आती है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए बच्चों, जो हमने टेबल में प्रूफ करा है वही मैं आपको डायग्राम में प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज करता है या हर एक एडिशनल यूनिट को यूज़ में लेता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, एक ऐसी यूनिट आती है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होकर के क्या हो जाती है, 0। यहाँ बच्चों सामने 0 है मार्जिनल यूटिलिटी छठी इकाई पर, और इसे हमने क्या कहा है, पूर्ण संतुष्टि की इकाई या पूर्ण संतुष्टि बिंदु का है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा, अगर पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद उपभोक्ता वस्तु की इकाई यानी 7 इकाई का उपभोग करेगा तो सीमांत उपभोक्ता ऋणात्मक। तो देखो एक शख्स के नीचे यानी कि सीमांत उपभोक्ता क्या हो गई, ऋणात्मक। तो बच्चों ये था सीमांत उपभोक्ता हासमान नियम। अब देखिए इसके कुछ अजम्पशंस यानी कि मान्यताएं हैं कि किन नियमों पर या किन मान्यताओं पर सीमांत उपभोक्ता हासमान नियम आधारित होता है या किन परिस्थितियों में सीमांत उपभोक्ता हासमान नियम लागू होता है। तो बच्चों सबसे पहली मान्यता है वस्तु की कीमत से संबंधित। वस्तु की कीमत यहाँ पर स्थिर बनी रहना चाहिए, यानी उपभोक्ता जब वस्तु की इकाई का उपभोग कराए उस समय वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर सीमांत उपभोक्ता हासमान नियम लागू नहीं होगा, यानी कि वस्तु की जो प्रति इकाई कीमत है वह स्थिर बनी रहेगी और उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। अब बच्चों इसका मतलब आप अच्छे से समझिए कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होने का मतलब क्या है। उपभोक्ता विवेकशील प्राणी का अभिप्राय ये होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग इस उद्देश्य से कर रहा है कि उसको वस्तुओं के उपभोग के प्रति अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके, जिसे कहा जाता है उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, या वो अपनी आय को वस्तुओं सेवाओं पर इस तरीके से खर्च करने की कोशिश करता है जिससे वस्तुओं के प्रति वो अधिक से अधिक संतुष्टि यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न कर ले। तीसरी मान्यता है बच्चों रुचि व आदत, यानी उपभोक्ता की उपभोग के दौरान रुचि व आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उपभोक्ता की रुचि व आदत में परिवर्तन होता है तो वो जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु से पूर्ण संतुष्टि लिए बिना किसी दूसरी वस्तु के उपभोग पर शिफ्ट हो सकता है। इसलिए ड्यूरिंग टू कंजप्शन यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि वो आदत स्थिर बने रहना चाहिए, और साथ ही साथ इनकम ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता की आय भी क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा इस वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने आपको समझाया सीमांत उपभोक्ता हासमान नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरीके से अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के इंपॉर्टेंट वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।